तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो टॉपिक है वो पीएमडीसी के सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके काफ़ी सारे एमसीक्यूज पास पेपर्स में आए हुए हैं, तो इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे साथ में इसके। तो लेट्स से हमारे पास में एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल के इक्वल है, जिसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और इसमें से करंट पास कर रहा है आई के इक्वल। तो जैसे इस कंडक्टर में से करंट पास करेगा, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। वो जो फोर्स है वो उन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर जिस पर डिपेंड करती है वो होता है आई, सेकंड फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर, थर्ड फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और लास्ट फैक्टर है साइन ऑफ थीटा, यानी कि साइन के एंगल पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम इसके एंगल को बढ़ाते हैं जो फोर्स है वो इंक्रीज़ करती है। अगर हम इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन कर लें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा। और प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वलिटी, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हम 1 लेट करके इग्नोर कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा F इज़ इक्वल्स टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म में जाएँ तो ये वेक्टर फॉर्म हमारे पास में इस तरह से बनेगी, F वेक्टर इज़ इक्वल्स टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में जो एल वेक्टर है ना, ये कहलाता है लेंथ वेक्टर। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ली जाती है। तो ये लेंथ वेक्टर के बारे में दो बातें आपने याद रखनी है। अगर हम इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करें अपनी वेक्टर फॉर्म को, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा एन हैट। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एन हैट है ये होता है एक नॉर्मल वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी जिसमें वेक्टर एल और वेक्टर बी एग्जिस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में अगर हम एक स्पेशल केस डिस्कस कर लें कि लेट से जैसे डायग्राम में दिखा रखा है हमारा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो उस केस में इस पर कितनी फोर्स लगेगी। अब हम जानते हैं कि साइन ऑफ 90 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है जो कि +1 होती है, तो जिसकी वजह से जो फोर्स लगेगी कंडक्टर के ऊपर वो भी मैक्सिमम होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बनेगा एफ मैक्स इज इक्वल्स टू आई एल बी। तो ये हमारा मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला है जो कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर इस फार्मूले को हम रिप्लेस कर दें, जो हमने अभी भी एक फार्मूला पढ़ा था, ये लेफ्ट साइड पे देखो जिसको बॉक्स किया है मैंने, तो यहाँ पे देखो आई एल बी की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ मैक्सिमम। तो हमारा फार्मूला बनेगा एफ इज इक्वल्स टू एफ मैक्सिमम साइन ऑफ थीटा। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे ना फोर्स के डिफरेंट रिलेशनशिप देखने हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए कि किस एंगल पर कितनी फोर्स लगती है। अगर हमारे पास में एंगल हो 0 डिग्री तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होता है, तो हमारी जो फोर्स है वो 0 हो जाएगी। यानी कि अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल रखो तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, वो रेस्ट में पड़ा रहेगा। अगर आप अपने कंडक्टर को रखते हो 30 डिग्री के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो हमारा जो साइन ऑफ 30 है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा फोर्स बनेगा मैक्सिमम फोर्स का हाफ, यानी कि 50% फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर हम बात करें 45 डिग्री की, तो साइन ऑफ 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो हमारे कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम फोर्स का 1/√2 टाइम होगा, यानी कि 70% फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वहाँ पे। और अगर हमारा एंगल हो 60 डिग्री तो साइन ऑफ 60 होता है √3/2। तो हमारे कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगी वो √3/2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फोर्स होगी, ऑलमोस्ट 86%। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स की जो कंडक्टर पे लग रही है, तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास में डिफरेंट सारे रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है राइट हैंड क्रॉस रूल। अब इस रूल को आप कैसे लगाओगे। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है आई इंटू एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास में 3 वैक्टर्स हैं, तो अगर आप लेंथ वैक्टर की बात करो जो कि करंट की डायरेक्शन में होता है, और हमने इसके ऊपर लगा रखी है मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करवाओ, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन में रखो और इन फिंगर्स को रोटेट करो मैग्नेटिक फील्ड बी की तरफ। तो जैसे ही आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करवाओगे बी की तरफ, तो आपके राइट हैंड का जो थंब है वो आउटवर्ड बनेगा, जो कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। सेकेंड रूल हमारे पास में होता है राइट हैंड पाम रूल, यानी कि अगर आप अपने राइट हैंड की पाम को देखो यहाँ पे, तो अपने थंब को अगर हम रखें करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की, और जो हमारी फिंगर्स हैं वो इंडिकेट करें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमारी जो पाम है वो इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को। ये रूल भी आप यूज़ कर सकते हो जो कि थोड़ा सिंपल है। इसी तरह से एक रूल हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
अब स्टूडेंट्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में 3 फिंगर्स होती हैं। अब इसको याद रखना सिंपल सा ट्रिक होता है FBI, ये एक वर्ड है, सिंपली इसको आप याद रख लो FBI। F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I हमारे पास में करंट है। तो लेफ्ट हैंड की अगर आप तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करो तो हमारी अगर फर्स्ट फिंगर जो है वो इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, जो सेकंड फिंगर है वो इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ द करंट को, तो हमारा जो थंब है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो ये होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसी तरह से एक रूल हमारे पास में और भी होता है, पर वहाँ पे जाने से पहले ना एक छोटा सा साइन कन्वेंशन जिसको आपने इंडिकेट करना है, यहाँ पे यूज़ करना है, वो ये है कि एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। अब जो ये जो डॉट है ना, इसको आप ये रखो पॉइंट आउट से। पॉइंट का क्या मतलब होता है, तो जैसे आपने इंग्लिश वर्ड यूज़ किया होगा अक्सर पॉइंट आउट, तो पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। तो ये पॉइंट है और पॉइंट का मतलब होगा आउट। तो अगर हम देखें जहाँ पे भी पॉइंट आएगा तो वहाँ पे उसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि वो स्क्रीन से आपकी तरफ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। जैसे इसकी लाइट आपके चेहरे की तरफ आ रही है तो ये आउट ऑफ द प्लेन है, तो इसके लिए आप डॉट का साइन यूज़ करोगे। इसी तरह से एक होता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज। जैसे आप देख रहे हो तो लाइट आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट होकर वापस बैक स्क्रीन की तरफ जाएगी, या आपकी जो आइज़ है वो स्क्रीन की तरफ हैं, तो ये इनटू द स्क्रीन जा रही हैं। तो हमारे पास में जो क्रॉस है ये हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ इनटू द प्लेन हो, चाहे वो करंट हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में ना मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए जो लास्ट रूल है वो होता है फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। ये एक रूल है यहाँ पे बेसिकली। अब यहाँ पे सपोज कर लो कि हमारे पास में ना एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। इसमें आपने एक वायर को रख दिया जिसमें जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ना डॉट यूज़ कर रखे, तो डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि जो करंट है वो स्क्रीन से आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अपने थंब को रखो और अपने फिंगर्स को रोटेट करवाओ तो जो फिंगर्स की रोटेशन है वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर फॉर्म में बनेगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपने थंब को यहाँ पे रख के देखो तो फिंगर्स की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉक रोटेशन तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो ना लेफ्ट साइड पर, तो जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो डायरेक्शन जो कि वायर की अपनी फील्ड है, और एक है बाहर वाला फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे दोनों फील्ड जब आपस में एडअप होंगे तो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखो राइट साइड पर तो दोनों की जो फील्ड है वो अपोजिट है, जो करंट की वजह से बन रही है वो अपवर्ड है और जो बाहर वाला फील्ड है वो डाउनवर्ड है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाएगा। तो हमारे कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ, तो हमारा जो कंडक्टर है वो मूव करेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। तो ये हमारा रूल होता है फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक MCQ डिस्कस करते हैं जो कि MD CAT 2011 और 2013 में 2 बार पूछा जा चुका है। इसमें कहते हैं द डायग्राम शोज अ वायर कैरिंग करंट I प्लेस द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, इन विच डायरेक्शन डज द फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो हमसे ये पूछा कि इस कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो हमने सिंपली भी याद किया था FBI को पकड़ लो। तो अगर आप फर्स्ट फिंगर को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिसकी डायग्राम में दिखा रखा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड आपकी जो सेकंड फिंगर है उसको रखो करंट की डायरेक्शन में जो कि यहाँ पर अपवर्ड दिखाया हुआ है। तो जैसे ही आप अपनी सेकंड फिंगर को अपवर्ड करोगे और देन आप स्ट्रेच करो अपने थंब को, तो आपको जो थंब है वो आपको इनटू द स्क्रीन जाता हुआ नज़र आएगा, यानी कि डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो है बीटा ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स हमारे पास में अब MCQs ये है कि इफ़ वी डबल ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स। वो कहता है कि अगर आप सारे पैरामीटर्स को डबल कर दो एंगल 90 हो तो फोर्स कितनी लगेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल्स टू ILB साइन ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे 90 है और साइन 90 हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल्स टू ILB। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम तमाम पैरामीटर्स को डबल करेंगे तो फोर्स में ज़ाहिर बात है चेंज आएगा। तो हमारे पास में जो न्यू फोर्स है वो बनेगी F इज इक्वल्स टू F प्राइम इज इक्वल्स टू 2I 2L 2B। अगर यहाँ पे आप इन तीनों के 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो ये बनेगा 8 इंटू ILB। तो ILB F के इक्वल है, तो ये बनेगा 8F, यानी कि तमाम पैरामीटर्स को डबल करने पर हमारी जो फोर्स है वो 8 टाइम इंक्रीज़ करेगी। तो बीटा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एक MCQs है, the horizontal component of the earth magnetic flux density is 1.8 into 10 to the power minus 6 Tesla.
यानी कि ये बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। द करंट इन अ हॉरिजॉन्टल केबल इज़ 160 एम्पेयर। कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ बतानी है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से पहले आप इसके ऑप्शन पे ज़रा गौर से देखो, तो सिर्फ 10 की पावर चेंज हो रही है, बाकी सारे ऑप्शन सेम है यहाँ पे। तो 10 की पावर को ज़रा ध्यान से सॉल्व करना है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो फोर्स का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे F इज इक्वल्स टू ILB साइन ऑफ थीटा। हमें बताना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो अब लेंथ को फोर्स के साथ डिवाइड कर दो, तो बन गया F/L इज इक्वल्स टू IB साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर एंगल कितना यूज़ करेंगे वो तो उसने बताया नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को गौर से देखो तो वहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ, और हम जानते हैं मैक्सिमम फोर्स तो सिर्फ तब लगेगी जब एंगल 90 होगा। तो कहानी सॉल्व होगी अपनी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करो, तो I की वैल्यू 160, B की वैल्यू 1.8 इंटू 10 को पावर -6, और एंगल है 90 डिग्री। साइन 90 तो 1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब हम लिखें ना 160 को सॉल्व करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 2, और बन गया 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6। तो जब हम 1.6 को 1.8 से करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 2.88। लेकिन फिर आप सॉल्व करो 10 की पावर को, तो 10 की पावर +2 और 10 की पावर -6, इन दोनों को सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 10 टू द पावर -4। यानी कि आपका जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि ये क्या चीज़ होती है। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है F इज इक्वल्स टू ILB साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे अगर हम एंगल को 90 पुट करें तो हमने पढ़ा था कंडक्टर पर मैक्सिमम फोर्स लगती है, जिसका फार्मूला बनेगा ILB। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर B है ना, ये हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है। अगर इसको सेपरेट करें तो फार्मूला बनता है मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय I इंटू L। तो ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का। अब इस मैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ नाम और भी होते हैं, यानी इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, एंड इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें यूनिट्स की, तो इसके यूनिट्स हमारे पास में कुछ ये वाले होते हैं। इसका वैसे ऐसा यूनिट हमारे पास में होता है टेस्ला, और टेस्ला जो है वो बराबर होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के, अगर हम इसको अपने फार्मूले के हिसाब से देखें। अब इसको आगे अगर हम कन्वर्ट करें तो ये कुछ MCQs के लिए है कन्वर्जन इसकी। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर को नेक्स्ट कन्वर्ट करने के लिए जाउल पर मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर में अब इसको मीटर से मल्टीप्लाई भी करवाओगे और मीटर से डिवाइड भी करवाओगे। तो जब न्यूटन को मीटर से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो बन गया जाउल, और जो डिनोमिनेटर में मीटर से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा मीटर स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा जाउल पर मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर। और बेस यूनिट्स में अगर आप इसको सॉल्व करते हो न्यूटन की वैल्यू पुट करके इनकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर, जो कि फर्दर हमारे पास में बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के। ये फॉर्मूला आगे भी आएगा हम तो वहाँ भी बताएंगे आपको। तो ये इसके कुछ यूनिट्स हैं जो कि आपने एज एन MCQs यहाँ पे याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, तो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हम हमेशा इसके बेस यूनिट्स को यूज़ करेंगे। तो बेस यूनिट से इसकी डायमेंशन बनेगी किलोग्राम, मैस का यूनिट है तो M, सेकेंड टाइम का यूनिट है तो कैपिटल T, और एम्पेयर करंट का यूनिट है तो इसके लिए A ही लिखा जाता है। तो इसकी डायमेंशन बन जाएंगी MT-2A-1। अब स्टूडेंट्स इसका ना एक नॉन SI यूनिट होता है जिसको हम गाज कहते हैं, और 1 टेस्ला बराबर होता है 10 टू द पावर 4 गाज के। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी बुक में अवेलेबल है, इसको भी आपने एज एन MCQ याद रखना है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ से 1 गॉज निकालोगे तो 1 गॉज जो है वो बराबर होता है 10 टू द पावर -4 टेस्ला के, यानी कि टेस्ला एक बड़ा यूनिट है और गॉज एक छोटा यूनिट है और नॉन SI यूनिट है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब ये हमारे PMDC के सिलेबस में उसने सेकंड टॉपिक मेंशन किया है, तो अब इसको हम डिटेल से देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। अगर हम बात करें ना स्टूडेंट्स फ्लक्स की, तो फ्लक्स का मतलब होता है बहाव। अब यहाँ पे हमने फ्लक्स देखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो किसी यूनिट एरिया में से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। जैसे कि अगर मान लो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है और आपके पास में एक सर्टेन एरिया है, तो इस एरिया में से जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम दिया जाता है। अब इसका ना मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, तो इससे पहले आपने एक टर्म समझनी है जिसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमारे पास में एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो अगर हमारी ये जो सरफेस है ये वर्टिकल फॉर्म में पड़ी हुई है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से बनेगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इसका जो फार्मूला हम डिफ़ाइन करते हैं जब इसको मैथमेटिकली, तो इसका फार्मूला बनता है phi b = B.A। अब यहाँ पे हमारे पास में जो B है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ,
जिसको हमने अभी अभी एज अ मैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस किया है। और जो ए है ये कहलाता है एरिया वेक्टर, और इस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है सरफेस एरिया के, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर हम इसी फार्मूले को एक्सपेंड करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, यानी कि डॉट को रिमूव करने के बाद हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो थीटा है ना, ये हमारा एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो एंगल है वो थीटा है यहाँ पे। अब इसके नेक्स्ट हम, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो कैसा लगा आपको ये सारे का सारा लेक्चर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होना चाहिए क्रैश कोर्स में। तो जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट।